नमस्कार दोस्तों, एडिटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज डेली करंट अफेयर्स को आगे बढ़ाते हुए हम लोग 26 फरवरी 2026 का करंट अफेयर्स देखेंगे और इसमें नेशनल, इंटरनेशनल, बिहार के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके को भी कवर करते हुए चल रहे हैं। जानते हैं, आपको पता है, यदि आपने डेली करंट अफेयर्स को फॉलो किया है तो आपको पता होगा कि डेली हम एक स्टैटिक जीके का टॉपिक को कवर करते हैं, जिसमें आप आज का टॉपिक है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और एक मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करें कि अपने लक्ष्य को नकारात्मकता से नहीं बल्कि आप है जो अपने संघर्ष से इसको नापे, यानी कि आपने कितने बार फेल्यूर हुए उससे आपको मतलब नहीं है, आप बस कितनी संघर्ष किए हैं उसी संघर्ष से आपको है जो आगे सही परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आज का जो टॉपिक हम लोग करंट अफेयर्स में कवर करने जा रहे हैं इसके बारे में बात करें तो संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार का अभी हाल ही में 16वां संस्करण इसका आयोजित किया गया और इसमें भारत और अमेरिका के बीच में यह वज्र प्रहार अभ्यास होता है। ऑस्ट्रेलिया 10 वायु रक्षा प्रणाली की बात करेंगे, यूनेस्को एशिया प्रशांत विरासत पुरस्कार के बारे में बात करेंगे, HIV रोकथाम इंजेक्शन लेनाका पवीर अभी हाल ही में जिम्बाब्वे के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। मेरी रसोई योजना और बंधना है तो यहाँ जुड़ना है, ये अभियान भी अभी हाल ही में शुरू किया गया। ऑपरेशन हिम राहत के बारे में बात करेंगे और सैयद 3G मिसाइल किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, इसके ऊपर आज का टॉपिक है, इसके ऊपर हम लोग बात करते हुए चलेंगे। चलिए, तो स्टैटिक पोर्शन में आज हम लोग बात करेंगे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब की जाती है? जानते हैं कि 1988 में 1988 में इसकी स्थापना की जाती है, 12 अप्रैल 1988। और सेबी में 12 अप्रैल 1988 को स्थापना के बाद जानते हैं कि इसको एक अवैधानिक, शुरुआत में इसको अवैधानिक यानी कि नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया जाता है। इसके बाद बहुत सारे बीच में कांड होते हैं, जिसमें आपने देखा कि शेयर मार्केट में हर्षद मेहता कांड होता है। हर्षद मेहता कांड होता है जिस कारण से 30 जनवरी 1992 को हर्षद मेहता जो कांड होता है इसी के बीच में होता है। हर्षद 1990 के दौरान होता है। तो हर्षद मेहता कांड के बाद हर्षद मेहता घोटाला होता है। उसी के बाद 30 जनवरी 1992 को इसको वैधानिक यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में इसको मान्यता दी जाती है और इसको एक पावरफुल बॉडी बना दिया जाता है। वैधानिक और क्या स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया जाता है। कब? तो ये 30 जनवरी 1992 को। और इस तरह से इसके पास रेगुलेशन मिल जाता है किसका? तो उस भारत के जितने सारे कैपिटल मार्केट है, शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स है, इसका सारा रेगुलेशन कौन करता है? तो ही सेबी करता है। और सेबी एक क्वासाई जुडिशियल, क्वासाई एग्जीक्यूटिव, क्वासाई लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम करता है। तो ये फंक्शन कैसे करता है? तो ये फंक्शन करता है क्वासाई लेजिस्लेटिव, क्वासाई एग्जीक्यूटिव और कोसाई जुडिशियल बॉडी की तरह है जो काम करता है, यानी कि अर्ध न्यायिक। यानी कई बार ऐसे होते हैं तो यानी कि जुडिशियरी का ही अपने तरीके से भी है जो क्या जांच पड़ताल कर सकता है। कहीं घोटाला होता है, कोई कंपनी घोटाला करती है या फिर इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला आता है। यानी कई बार क्या होता है, अंदर ही क्या होता है, तो शेयर मार्केट के अंदर कई बार जो प्राइसेस है, शेयर का भाव है जो उतार चढ़ाव दिखाने को मिलता है, यानी कि इनसाइडर ट्रेडिंग होता है। तो इस कारण से भी उसकी जांच कर सकता है। एग्जीक्यूटिव यानी कुछ नियम बना सकते हैं, यदि कोई नियम का सही तरीके से फॉलो अप नहीं करता तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए है जो ये जिम्मेदार होता है। और ये बात करें तो कोसाई लेजिस्लेटिव यानी कि नियम भी बना सकता है। क्या? तो नियम ये बनाता है कौन? तो सेबी है जो नियम भी बनाता है अपने हितधारकों के लिए, नए नए नियम भी बनाता है और कौन कौन सी कंपनी इसमें शामिल होगी उसके लिए भी कड़े कड़े सख्त नियम भी बनाते हैं। तो अभी आपने ये सब चीजों को देखा। और भी बात करें इसमें तो आपने देखा कि इसके जो अध्यक्ष हैं, अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे हैं और ये सेबी के भी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ये किसको रिप्लेस किए हैं? तो इसके पहले माधवीपुरी बुच थी, इसको इन्होंने रिप्लेस किया है। और माधवीपुरी बुच पहली महिला जो बनी थी, सेबी की अध्यक्ष बनी थी। पहली महिला क्या? तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, सेबी की अध्यक्ष, पहली सेबी महिला की अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, इसको भी याद रखना है। और वर्तमान में तुहिन कांता पांडे वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, और इसकी बात करें तो ये इसके तो सदस्य होते ही, साथ साथ आप जानते हैं कि वित्त मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। तो वित्त मंत्रालय के अधीन ये
सेबी काम करता है। वित्त मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करता है और वित्त मंत्रालय के कुछ इसमें अधिकारी भी इसमें शामिल होते हैं। आरबीआई के भी एक अधिकारी भी इसमें शामिल एक सदस्य के रूप में होते हैं। साथ साथ केंद्र सरकार के द्वारा 5 ऐसे अलग अलग सदस्य भी इसमें नॉमिनेट किए जाते हैं ताकि इसमें क्या तो सेबी मार्केट में जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, इसको शेयर मार्केट यानी कैपिटल मार्केट को रेगुलेट सही तरीके से किया जा सके, इसके लिए इस तरह से काम किया जाता है। तो ये सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो मुख्य रूप से आपको ये ध्यान रखना है, कैपिटल और शेयर और स्टॉक मार्केट का जो स्टॉक मार्केट है इसका रेगुलेशन कौन करता है, तो इसको रेगुलेटरी बॉडी के रूप में ये काम करता है। रेगुलेटरी बॉडी के रूप में यह काम करता है। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ऐसे मुख्य रूप से इसका हेडक्वार्टर कहाँ, मुंबई में अभी वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर है। लेकिन अदर भी और भी रीजनल सेंटर्स हैं, जैसे कि आपको अदर रीजनल सेंटर हैं, अदर रीजनल ऑफिसेज हैं, कार्यालय हैं जो मुख्य रूप से काम करने के लिए। रीजनल ऑफिसेज की बात कर लें तो इसमें कहाँ कहाँ है, तो इसमें आपको पता है कि कहाँ चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, नई दिल्ली हो गया, अहमदाबाद हो गया, ये सब सारे क्या है इसके रीजनल सेंटर है। तो इस सबको भी आपको याद रखते हुए चलना है और उम्मीद करेंगे कि आपको है जो बेसिक इन्फॉर्मेशन सेबी के बारे में पता चल गया होगा। और इसको इस तरह से ऐसे क्वेश्चन है जो इस तरह से बनते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन भी इसके द्वारा पोर्टल ऐसे लॉन्च किए जाते हैं ताकि इसमें हितधारक जो इसमें शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट में जो पैसा इन्वेस्ट करे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे, उनकी हितों की या और उनकी पैसा का सुरक्षा हो सके, इसके लिए बहुत सारे कड़े नियम भी है जो सेबी के द्वारा बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। तो इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को होती है एक अवैधानिक निकाय के रूप में यानी कि नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में। लेकिन बीच में हर्षद मेहता घोटाला हो जाता है और ये 1990 के आसपास इसके 90-91 में घोटाला होता है। इसी के बाद 30 जनवरी 1992 को वैधानिक यानी कि इसके फोर्सफुल इसका रेगुलेशन किया जाता है, यानी कि इसको पावर दिया जाता है। ठीक है, और ये जानते कोसाई जुडिशियल, कोसाई लेजिस्लेटिव, कोसाई है जो क्या लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव की तरह काम करता है। तो माधवीपुरी बुच पहली महिला बनी थी जो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। तुहिन कांता पांडे अभी वर्तमान में अध्यक्ष है, जबकि ये वित्त मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है और कैपिटल शेयर और स्टॉक मार्केट का रेगुलेटरी बॉडी है और हेडक्वार्टर इसका मुंबई है। और अदर रीजनल ऑफिस की बात करें तो चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, अहमदाबाद हो गया, नई दिल्ली हो गया, जहां से यह है जो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है, जितना सारे ये सब एनएससी हो गया या बीएससी हो गया, ये सब सारे का रेगुलेशन कौन करता है, तो यही करता है, सेबी करता है। तो इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो टॉपिक है आज का, तो भारत और अमेरिका के बीच में संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार का भी हाल ही में 16वां संस्करण इसका शुरू हुआ है। तो ये वज्र प्रहार अभ्यास पूछ सकता है किसके बीच में होता है, तो भारत और अमेरिका के बीच में संयुक्त, ये क्या होता है, वज्र प्रहार होता है, वही संयुक्त प्रहार हो गया या फिर कह सकते हैं संयुक्त युद्धाभ्यास है। ये सारे अभ्यास जो होते हैं ये भारत और अमेरिका के बीच में होते हैं। तो भारत और अमेरिका के बीच में 16वीं ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज वज्र प्रहार कहाँ, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग स्कूल में इसकी है जो इस तरह से शुरू हुई है। भारत की तरफ से 45 इसमें स्पेशल फोर्सेस के जवान हिस्सा ले रहे हैं, जबकि 12 इसमें अमेरिका के ग्रीन बैरेट्स भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो इस तरह से कहां पे इसका ये एडिशन हुआ 16वां, तो इसका संस्करण 16वां हुआ है कहां, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में इसका उद्घाटन हुआ है, इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, और किसके बीच में होता है, तो ये भारत और अमेरिका के ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस का एक्सरसाइज है। तो यह डील इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ाने, ज्वाइंट ऑपरेशन और स्पेशल ऑपरेशन टैक्टिक के एक्सचेंज पर भी है जो ध्यान केंद्रित करता है, नीचे फोकस करता है। तो संयुक्त विशेष बल अभ्यास का वज्र प्रहार कौन से दो देशों के बीच में इसका आयोजन किया जा रहा है, तो भारत और कहां, अमेरिका के बीच में 16वां एडिशन इसका किया गया, अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के बकलोह में किया गया। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करें, सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम करने के लिए एचपीवी वैक्सीन अभी पहल को शुरू किया है, यानी गवर्नमेंट टू लॉन्च एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इनिशिएटिव टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर। तो भारत सरकार जल्द ही एक राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण है जो शुरू करने जा रही है, जिसमें देखी जाए तो इसमें 14 साल की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाएगा यह टीका, और यह हर साल करीब 1.15 करोड़ लड़कियों को कवर किया जाएगा। इसमें इनको इस बार हर एक साल लगभग 1.15 करोड़ लड़कियों को है जो इस तरह से क्या, तो इसमें टीका यह दी जाएगी, एचपीवी टीका यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का ये टीका दी जाएगी। और ये सर्वाइकल कैंसर भारतीय महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर है। बहुत सारे इसमें कैंसर होते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया या फिर इससे ब्लड कैंसर हो गया और फिर लंग कैंसर हो गया। तो ये उसी कैंसर की श्रेणी में है जो दूसरा सबसे जो आम कैंसर जो महिलाओं में होता है, ये कौन सी है, तो इसमें सर्वाइकल कैंसर है। और यह इसका लक्ष्य है कि प्रति वर्ष लगभग 80,000 मामलों और 42,000 मामलों को है जो उसको कम करना इसका टारगेट रहेगा हर एक साल में, और इसका इसलिए अभी टीकाकरण होना शुरू होगा।
तो भारत सरकार देश भर में कौन सा टीकाकरण कार्यक्रम को शुरू करने की योजना बना रही है, तो इसमें देख सकते हैं HPV टीकाकरण कार्यक्रम यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण कार्यक्रम, जो खास करके महिलाओं और लड़कियों को है जो क्या सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए इसको लागू किया गया है। आगे बात करें तो नीतीश और शारदा चंद्रा को दिल्ली में लॉर्ड बेडेन पावल राष्ट्रीय पुरस्कार से भी हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो नीतीश एंड शारदा चंद्रा वेयर ऑनर्ड, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, इनको ऑनर्ड विद द लॉर्ड बेडेन पावल नेशनल अवार्ड इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में इसको दिया गया है और कारण क्या रहा, तो इसमें स्तन कैंसर जागरूकता पर उसके काम के लिए दिया गया है। तो मुख्य रूप से ब्रेस्ट कैंसर पे काफी अच्छा इन्होंने रिसर्च किया, काम किया और इलाज में महिलाओं को काफी अच्छा इन्होंने सहयोग किया, जिस कारण से उनको यह पुरस्कार दिया गया। और यह पुरस्कार विश्व स्काउट दिवस पर नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इसको प्रदान किया गया। और चंद्रा दंपति, जिसमें नीतीश चंद्रा और ये क्या है, तो ये प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर नीतीश चंद्रा और नौरी नेटिव फाउंडेशन की MD शारदा चंद्रा को स्तन कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दिया गया है। चंद्रा दंपति ने यह पुरस्कार बिहार के लोगों को समर्पित किया, बिहार से ही दोनों आते हैं और इस कारण से बिहार को समर्पित किया, डेडिकेट किया है। तो नीतीश और शारदा चंद्रा को लॉर्ड बेडेन पावल राष्ट्रीय पुरस्कार से कहां सम्मानित किया गया, तो नई दिल्ली में इनको सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारतीय सेना की कोणार्क कोर ने पोखरण में अस्ट्रेला 10 वायु रक्षा प्रणाली का हाल ही में परीक्षण किया है। तो इंडियन आर्मीज कोणार्क कॉर्प्स कंडक्ट ट्रायल ऑफ द अस्ट्रेला 10 एयर डिफेंस सिस्टम इन पोखरण। जानते हैं पोखरण कहाँ है, राजस्थान में है और इसमें पोखरण 1 1974 में इसका अभ्यास किया, परमाणु एक्सरसाइज हुआ, जिसमें आपने देखा कि उसके बाद अगले परमाणु बम का एक्सरसाइज जो किया गया था पोखरण 2, और ये 1998 में किया गया था। कहाँ पे, तो राजस्थान में किया गया था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। तो इस तरह से अभी हाल ही में पोखरण में किया गया, राजस्थान के पोखरण फील्ड रेंज में। तो भारतीय सेना की कोणार्क कोर ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अस्ट्रेला 10 वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, यानी कि कम से कम दूरी की है जो क्या शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को यह है जो काम करेगा। देख सकते हैं वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का गहन लाइव फायर परीक्षण इसमें किया है। सोवियत मूल की अस्ट्रेला 10 एक कम दूरी की सतह से हवा में, यहाँ देख सकते हैं क्या, तो सरफेस टू एयर, यानी कि सरफेस टू एयर है जो इसे क्या वेरी शॉर्ट रेंज मिसाइल की तरह जो काम करेगा। और इसमें मार्क करने वाली मिसाइल प्रणाली है जो लगभग 6 से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्यों पे हमला करने के लिए इसको बनाया गया है। मात्र 6 से 10 किलोमीटर यानी वेरी शॉर्ट रेंज के लिए आपको इसका इस्तेमाल करना है, यानी लगभग है जो क्या, तो मात्र 10 किलोमीटर के आसपास इसका रेंज रहेगा। और ये सरफेस टू एयर यानी कि आपका क्या, तो जैसे कोई आ रहा है, कुछ मिसाइल्स आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो उसको आप टारगेट कर सकते हैं 6 से 10 किलोमीटर के अंदर इसको कर सकते हैं टारगेट लॉक करके। तो भारतीय सेना की कोणार्क कोर ने राजस्थान के कौन से स्थान पर यह जो मुकदमा नहीं किया, इसको सफलतापूर्वक ये ट्रायल किया है, तो ये है जो ये कहाँ किया है, तो ये है जो पोखरण राजस्थान में किया है। वसई कैथेड्रल को यूनेस्को एशिया प्रशांत विरासत पुरस्कार अभी दिया गया। कैथेड्रल जानते हैं कि क्या है, तो ये चर्च की तरह काम करता है और इसमें देख सकते हैं वसई कैथेड्रल रिसीव्स द यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड। तो आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल को समुदाय के नेतृत्व में इसके जीर्णोद्वार के लिए सांस्कृतिक विरासत संरक्षण हेतु 2025 यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार में मेरिट पुरस्कार से इनको दिया गया है। और 16वीं शताब्दी के पुर्तगाली युग में निर्मित यह इमारत वसई यानी बासेन की तटीय औपनिवेशिक वास्तुकला को है जो प्रतिबिंबित करती है, जिस कारण से इनको यह पुरस्कार है जो दिया गया है। ठीक है, यूनेस्को ने इसकी शिल्पकला, स्थिरता और निरंतर धार्मिक महत्व की भी प्रशंसा किया और इस कारण से इसको शामिल किया गया है। तो सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2025 यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार में कौन से विरासत स्थल को अभी हाल ही में मेरिट पुरस्कार दिया गया है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जानते हैं ताजमहल आगरा में है, बोरोबुदुर मंदिर का इंडोनेशिया, अंगकोर वाट मंदिर जो कहाँ है, कंबोडिया में स्थित है। आगे बात करें, जिम्बाब्वे ने लंबे समय तक काम करने वाला एक HIV रोकथाम इंजेक्शन जिसका नाम क्या है, लेनकापवीर जिम्बाब्वे के द्वारा इसको ट्रायल किया गया, लॉन्च किया गया, जो मुख्य रूप से क्या, तो एड्स के प्रति है जो काम करेगा, यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस के है जो रोकने में काम करेगा, जिसका देख सकते हैं लेनकापवीर है, यह जो इंजेक्शन की तरह काम करेगा। तो जिम्बाब्वे ने HIV की रोकथाम, ह्यूमन इम्यूनो वायरस जिसका मुख्य घटक क्या होता है, इसमें HIV है, यही है जो क्या घटक करता है, ये है जो बढ़ाता है क्या, एड्स को फैलाता है, यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो मुख्य रूप से क्या ऐसा माना जाता है कि ये मुख्य रूप से ये है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये फैलता है। लेकिन इसका और भी कुछ कारण हो सकते हैं, जिसके आपने जैसे इन्फेक्टेड पर्सन का आप है जो ब्लड है जो आपके शरीर में चला गया, या फिर उसका जो सुई लेते हैं, सिरिंज लेते हैं, तो उसमें भी आपको जा सकता है, या फिर ब्लड आपको जा सकता है क्या, किसी स्तूरा या जो सैलून में इस्तेमाल करते हैं उसका भी कारण हो सकता है। बहुत सारे इस तरह से किसी भी हाल में इस तरह से जाना है जो क्या एड्स का
न्योता देना है। तो जिम्बाब्वे ने HIV को रोकथाम करने के लिए लंबे समय तक काम करने वाली इंजेक्शन वाली दवा लेनकापावीर ये देना शुरू किया है। यह उन पहल देशों में से एक है जो वर्ष में 2 बार यह इंजेक्शन देता है, जिससे 6 महीने तक है जो सुरक्षा मिलती है एड्स से। और आपको पता है एड्स के लिए टेस्ट होता है कौन सा, एलिसा टेस्ट भी होता है। एक एलिसा टेस्ट है जो एड्स के बारे में, यदि आपके में अंदर एड्स है या नहीं है इसके बारे में कौन सी जांच होती है, तो एलिसा टेस्ट है जो मुख्य रूप से इसके लिए जानी जाती है। कौन सी टेस्ट? एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट कई बार इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो लगभग 46,500 उच्च जोखिम वाले लोगों को यह दवा सबसे पहले दी जाएगी, जिसमें युवा महिला रहेगी और गर्भवती माता भी इसमें शामिल रहेगी। जानते हैं कि गर्भवती माता से भी है जो बच्चों को ट्रांसफर हो जाती है। यह दवा गिलियड साइंसेस के द्वारा विकसित की गई है और पेपफार और ग्लोबल फंड के द्वारा इसको समर्थन दिया गया है। तो कौन से देश ने लंबे समय तक काम करने वाला HIV रोकथाम इंजेक्शन लेनकापावीर यह जो लॉन्च किया है, तो ये जिम्बाब्वे के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जिम्बाब्वे के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। वही बात करें पंजाब के सीएम है क्या भगवंत मान जी हैं, इनके द्वारा मेरी रसोई योजना से 40 लाख परिवारों को लाभ मिलने जा रहा है। तो पंजाब सीएम भगवंत मान मेरी रसोई योजना टू बेनिफिट 40 लाख फैमिलीज को बेनिफिट होने जा रहा है। तो भगवंत मान जो आम आदमी पार्टी के नेता है, साथ साथ ये पंजाब के भी वर्तमान में सीएम है, इन्होंने 40 लाख परिवारों की सहायता करने के लिए पंजाब में मेरी रसोई योजना को शुरू किया है। अप्रैल 2026 से परिवारों को NFSA यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के जो 2013 में आया था उसी के तहत ये काम कर रहा है। और उसमें NFSA के तहत गेहूं के साथ मुफ्त त्रैमासिक खाद्य किट भी मिलने जा रही है। और प्रत्येक किट में दाल रहेगा, चीनी रहेगा, नमक रहेगा और इसमें हल्दी सरसों भी रहेगा, यानी पूरी होल पैकेज रहेगी जो आप खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं। सरकार के द्वारा मुख्य रूप से PDS में आपको गेहूं मिल गया, चावल मिल गया, इस तरह से व्यवस्था होती है। लेकिन इसके गेहूं और चावल के अतिरिक्त इसमें क्या, नमक दाल चावल, नमक दाल रहेगा, चीनी रहेगा, हल्दी रहेगा, सरसों, ये सब बना के यानी कि दाल भात चोखा है जो आप बना के खा सकते हैं। मार्कफेड वितरण का प्रबंधन करेगा, जिसका लक्ष्य पूरे राज्य में पोषण और खाद्य सुरक्षा में सुधार करना, यानी फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करना इसका मुख्य लक्ष्य रहेगा। साथ साथ इसमें न्यूट्रिशन को भी है जो मेंटेन रखेगा। आगे बढ़ते हैं, तो कौन से राज्य में शुरू की गई मेरी रसोई योजना, तो इसमें पंजाब सरकार के द्वारा इसको शुरू की गई है। आगे बात करें तो भारत के डिजिटल कौशल आंदोलन को गति देने के लिए बंधना है तो यह जन जुड़ना है, बंधना है तो यह जन जुड़ना है, यह अभियान शुरू किया गया है। यानी कि बंधना है तो यह यहाँ जुड़ना है कैंपेन लॉन्च टू एक्सेलरेट इंडिया डिजिटल स्किलिंग मूवमेंट, यानी इंडिया के अंदर डिजिटल रूप से एक स्किलिंग हो सके युवाओं में, या फिर सबों लोगों को इसमें जोड़ने की जो बात की जा रही है। इसमें आप देखा सिद्ध क्या है, तो स्किल इंडिया डिजिटल हब की स्थापना की जाएगी और ऐसे अभियान जोड़ा गया जिसमें बंधना है तो यह जन जुड़ना है। और इसके जो अमिताभ बच्चन है ये क्या करेंगे, इसको सपोर्ट करेंगे, इसको कह सकते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। तो जयंत चौधरी हैं जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, इनके द्वारा स्किल इंडिया डिजिटल हब SIDH को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान बंधना है तो यहाँ जुड़ना है ऐसे पहल को शुरू किया गया है। और यह अभियान लोगों को कौशल और नौकरियों के लिए सिद्ध में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है। अमिताभ बच्चन जागरूकता अभियान का इसमें हिस्सा रहेंगे और इसमें इसको सपोर्ट करेंगे अमिताभ बच्चन। आगे बात करें तो बंधना है तो यहाँ जुड़ना है, यह जो बंधना है तो यहाँ जुड़ना है अभियान के माध्यम से कौन सी पहल को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इसमें स्किल इंडिया डिजिटल हब को बढ़ावा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन हिम राहत की बात करें तो भारतीय सेना की त्वरित कार्रवाई ने पूर्वी सिक्किम में 46 पर्यटकों को चरम मौसम से बचाया है। यानी कि ऑपरेशन हिम राहत क्या है, तो स्विफ्ट इंडियन आर्मी एक्शन सेव्स 46 टूरिस्ट फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर इन ईस्ट सिक्किम, यानी ईस्ट सिक्किम में बहुत सारा बर्फबारी हुआ जिस कारण से इसमें 46 ऐसे पर्यटकों को बचाया गया इंडियन आर्मी के द्वारा। तो भारतीय सेना ने भारी बर्फबारी के बाद ऑपरेशन हिम राहत के तहत पूर्वी सिक्किम में फंसे 46 पर्यटक को बचाया है। अचानक बर्फबारी और ठंडे तापमान के कारण सड़कें इसमें अवरुद्ध हो गई और यहाँ वाहन है जो फंस गए और इसको हटाया गया। यहाँ देख सकते हैं कि काफी जो क्या काम किया गया, यहाँ पे बर्फ के चट्टान हो गए थे, बर्फ पड़ने लगे थे जिस कारण से यातायात प्रतिबाधित हुआ था। पर्यटकों को चिकित्सीय जांच करना, भोजन, आश्रय और गर्मी के लिए सेना के शिविरों में भी ले जाया गया और 150 से अधिक वाहनों को सुरक्षित यहां से निकाला गया। ठीक है, तो पूर्वी सिक्किम में पर्यटकों को चरम मौसम से बचाने वाली भारतीय सेना के अभियान का नाम क्या है, तो इसमें ऑपरेशन हिम राहत इसका नाम रखा गया। क्या, हिम राहत, यानी कि हिम मतलब बर्फ होता है, बर्फ से राहत दिलाना पर्यटकों को, यह जो इंडियन आर्मी के द्वारा शुरू किया गया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है अभी हाल ही में ऑपरेशन हिम राहत इंडियन आर्मी के द्वारा शुरू किया गया, ये कौन से क्षेत्र में किया गया, तो ये सिक्किम के क्षेत्र में किया गया है। आगे है कि ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नौसेना ने हॉर्मुज अभ्यास के दौरान सैयद 3G मिसाइल का अभी हाल ही में प्रक्षेपण किया है। ईरान से इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नेवी कंडक्ट फर्स्ट लॉन्च ऑफ सैयद 3G मिसाइल ड्यूरिंग हार्मुज ड्रिल्स। जानते हैं कि हार्मुज के बारे में आपने
पढ़ा होगा कि हार्मुज की संधि, हार्मुज जो संधि है कहाँ से, ये जो ट्रीट क्या है, तो हार्मुज जल संधि है जो मुख्य रूप से क्या गल्फ ऑफ पर्सिया और ओमान को जोड़ने का काम करता है, साथ साथ इसमें सऊदी अरेबिया को भी जोड़ता है। और ये लंबे समय से पहले से चला आ रहा था और जो मुख्य रूप से एशिया और यूरोप को है जो क्या मार्केट प्रदान करने के लिए इस तरह से यहाँ से आने जाने के हवाई मार्ग, ये जलीय मार्ग को है जो विस्तार करता है। तो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नेवी ने स्मार्ट कंट्रोल अभ्यास के दौरान पहली बार सैयद 3G नौसैनिक अभ्यास रक्षा मिलकर इसको लॉन्च किया है, मिसाइल लॉन्च किया है। यह परीक्षण हॉर्मुज जल डमरू मध्य यानी कि हॉर्मुज जो स्टेट है, वाटर स्टेट है, इसमें हुआ है जो एक प्रमुख वैश्विक तेल मार्ग भी है और ये आने जाने का तेल को आगे बढ़ाता है। तो मिसाइल की कथित रेंज क्या रहेगी, इसमें 150 किलोमीटर रहेगी और यह विमान और ड्रोन को भी निशाना बना सकता है। तो विमान और ड्रोन को भी है जो निशाना बना सकता है अपना, ठीक है। और इसकी रेंज क्या है, 50 किलोमीटर के आसपास है। देख सकते हैं क्या रेंज है इसकी, 150 किलोमीटर है, ठीक है। तो हॉर्मुज अभ्यास के दौरान सैयद 3G मिसाइल का पहला प्रक्षेपण कौन से संगठन ने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नौसेना के द्वारा किया गया है। आपके लिए क्वेश्चन क्या हो सकता है कि इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में भी देना है कि अंतिम सशस्त्र माओवादी के आत्मसमर्पण के बाद कौन सी राज्य को नक्सल मुक्त अभी हाल ही में घोषित किया गया है। तो कमेंट बॉक्स में आपका जवाब देते हुए चलना है कि इसका आंसर क्या होगा, जिसमें ऑप्शन है क्या है, तो इसमें झारखंड, उत्तराखंड, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, बिहार और उड़ीसा। और भारत सरकार का लक्ष्य कौन सा डेट को तय किया गया है कि जब से भारत सरकार का एक लक्ष्य गृह मंत्रालय के द्वारा तय किया गया कि कब तक है जो क्या भारत से नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा। तो 2 क्वेश्चन का आपको जवाब देते हुए कमेंट बॉक्स में चलना है। और इसका पीडीएफ एडिटोरियल दरोगा टेलीग्राम चैनल में प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से आपको हिंदी और इंग्लिश का सेपरेट नोट्स डेली करंट अफेयर्स का मिलता है और आपको पीपीटी बोर्ड पीपीटी का भी मिलता है। तो यहाँ से आप प्राप्त कर लीजिएगा और इसको है जो डाउनलोड करके आप एक बार रिवीजन भी कर सकेंगे, तो आपके लिए है जो फायदेमंद रहेगा। साथ साथ आप यदि आप बिहार दरोगा या फिर बिहार सीजीएल एसएससी का एग्जाम देते हैं, 10+2 का एग्जाम देते हैं और फिर बीपीएससी एडीओ का करते हैं, तो आपको शुरुआत से ही ऐसे करंट अफेयर्स को फॉलो अप करते चलना है, ताकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चन इसमें देखने को मिल जाएंगे। आपने देखा कि बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले थे। तो इस तरह से डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करते हुए चलेंगे। और साथ साथ इसको मंथली करंट अफेयर्स भी हमने जनवरी 2026 का लॉन्च किया है, उसको कई सारे लोगों ने देखा है और यदि आपने नहीं देखा है तो उसको आप जाकर देख लीजिएगा। साथ साथ हमने पूरे 1 साल का जनवरी 2025 से लेकर के दिसंबर 2025 तक का करंट अफेयर्स का मैराथन क्लास भी लिया था, जिसमें भी लगभग 1,10,000 लोगों ने अभी तक देख चुके हैं, तो उसको जाकर भी देख सकते हैं। जो एडिटोरियल करंट अफेयर्स मैगजीन जो लाया गया था, लास्ट में एमसीक्यू है, उसी का है जो डिस्कशन वहां पे किया गया था करंट अफेयर्स का क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का। साथ साथ हमने टॉप 75 क्वेश्चन हर एक मंथ का जनवरी से लेकर के दिसंबर तक किया था, उसको जो कि एक वीडियो के माध्यम से, प्लेलिस्ट के माध्यम से वहां पे ऐड किया गया है। लाइव क्लासेस हुई थी, बहुत सारे लोगों ने उसको देखा था, तो एक बार आप भी है जो देख लीजिए, एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और जितने सारे वनडे एग्जाम्स है, वो सारे एग्जाम्स के लिए इस तरह से मंथली करंट अफेयर्स है जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो इसका पीडीएफ आप प्राप्त करके रिविजन कर लीजिएगा। बाकी आप है जो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। और आज का क्लास है जो रिकॉर्डेड क्लास है, और कारण यह है कि मुझे मेरी भांजी का बर्थडे है, जिस कारण से हमको जाना पड़ेगा, और दोनों भांजी का आज ही बर्थडे है, 25 फरवरी को ही है, जिस कारण से ये जाना पड़ा। खैर, मिलते हैं अगले क्लास में, लाइव क्लास में, तब तक बने रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।